नमस्कार। यूपीपीसीएस के लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, महासागरीय जल। और गत वर्षों की प्रीलिम्स परीक्षा में देखा होगा आपने, इस अध्याय से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं और इस बार भी यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं या किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ जैसे कि आपने देखा होगा, जो हमारा भूपृष्ठ होता है या हमारी जो भी भूपरपट्टी होती है, उस पर आपको बहुत सारी आकृतियां दिखाई देंगी। जैसे कहीं पर आपको मैदान दिखाई देंगे, कहीं पर आपको पठार दिखाई देंगे, उच्च भूमियां, या जैसे आपको पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे सकती हैं। तो यह अध्याय यह बताता है आपको कि जिस तरीके की आकृतियां आप अपने भूपृष्ठ पर या पृथ्वी की सतह पर देखते हैं, इसी तरह की आकृतियां आपको महासागर के अंदर भी देखने को मिलती हैं। यानी महासागर के अंदर भी बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं, महासागर के अंदर भी बहुत ऊंचे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, कटकें होती हैं, गहरी गहरी खाइयां होती हैं। तो वो किस तरीके से फॉर्म होती हैं और वहां से किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, यही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है फिजिकल ज्योग्राफी में, महासागरीय जल, तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा बताया गया आपको वाटर साइकिल के बारे में, जलीय चक्र के बारे में। हालांकि अब इसमें 3 चैप्टर और बचे हैं इस बुक के अंदर। तो जब हम जो आपका इन्वायरमेंट वाला एक यूनिट है इसमें, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, उन 2 चैप्टर्स को जब हम पढ़ेंगे तो जितने भी साइकिल होते हैं, चाहे वो जलीय चक्र है, चाहे वो कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, उनमें इन सारे साइकिल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, हालांकि इसमें कोई भी आपको बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। आप जानते हैं कि जो महासागरों का या नदियों का या जितने भी जल के स्रोत होते हैं, उन सभी का जो पानी होता है, वाष्पीकरण के द्वारा जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंचता है। और वायुमंडल में पहुंचने पर क्या होता है, उसमें संघनन की प्रक्रिया होती है, और संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो जलवाष्प वायुमंडल में मौजूद थी, वो बूंदों में परिणत हो जाती है, और इस तरीके से हमें वह जल जो कि वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में गया था, पुनः वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। और इसी तरीके से ये जो चक्र है, ये चलता रहता है। अब यहाँ से जल जो है एक कैसा संसाधन है, एक कैसा रिसोर्स है, एक चक्रीय संसाधन है। चक्रीय संसाधन क्यों है? क्योंकि जल जो है विभिन्न रूपों में एक सर्कुलेशन इसका बना रहता है। यानी आप जल स्रोतों में देखते होंगे कि पानी है, और गर्मियों के दिनों में आपको बहुत सारे अपने आसपास के जो तालाब हैं या नदियां हैं, उनमें पानी की मात्रा आपको कम होती हुई दिखाई देती होगी। इसका कारण है कि गर्मियों में क्या होता है, पानी का वाष्पीकरण हो जाता है और पानी जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंच जाता है, और उसका फिर वर्षा होती है। वर्षा के द्वारा फिर वो धरातल पर नदियों के माध्यम से या भूमिगत जल के माध्यम से फिर दोबारा से पृथ्वी के अंदर चला जाता है। तो एक साइकिल जो है पानी का बना रहता है, जल का बना रहता है, ठीक है। तो जल जो है एक कैसा संसाधन है? चक्रीय संसाधन है, क्योंकि इसका प्रयोग तो हम करते ही हैं, लेकिन इसका पुनः प्रयोग भी हम करते हैं, ठीक है। रीयूज भी इसको कर सकते हैं। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल और धरातल से महासागर तक पहुंचता रहता है, और इस तरीके से ये जल चक्र की प्रोसेस है, वो चलती रहती है। अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो मुख्य रूप से इस अध्याय से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि हम आज पढ़ेंगे महासागरीय अधःस्थल के उच्चावच के विषय में। महासागरीय अधःस्थल का मतलब है महासागर के अंदर जो स्तर है, उसका तल है, ठीक है, उसका जो बेस है, उसका उच्चावच किस तरीके का है। जैसे मान के चलिए कि ये धरातल है, ठीक है, यहाँ तक ये भूमि है। अब यहाँ से आगे आपका क्या शुरू हो गया? ये कोई महासागर स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये महासागर है। तो धरातल पर तो आप जनरली बहुत सारी चीजें देखते ही हैं। जैसे यहाँ पे मैदान हो गए, कहीं पर आपको पर्वत दिखाई दे सकते हैं, कहीं पर आपको पठारी भूमि दिखाई दे सकती है। तो यही चीजें यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो चीजें आप अपने भूपृष्ठ पर देखते हैं, जिस तरह का उच्चावच आपको भूपृष्ठ पर या भूपरपट्टी पर दिखाई देता है, उसी तरीके का जो उच्चावच है वो महासागर के अंदर भी पाया जाता है। जैसे यहाँ से आपका आगे इसमें डायग्राम में देखेंगे, तो जैसे ये धरातल है जिसके बारे में अभी हम बात करें, तो धरातल से जैसे ही हम समुद्र में प्रवेश करेंगे, तो कुछ इसका जो ढलान है वो नीचे की तरफ इस तरीके से होता चला जाएगा, फिर एक स्थान पर आके एकदम ये ढलान लेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको जो है पर्वत श्रृंखलाएं, छोटी छोटी पठार या निमग्न द्वीप जो है वो सारे दिखाई दे सकते हैं। यहाँ गहरी गहरी खाइयां भी हो सकती हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से महासागर की जो तली है, उसका उच्चावच भी जो है उसमें वैरायटी देखने को मिलती है, विभिन्नता देखने को मिलती है। महासागर जो है पृथ्वी की बाहरी परत में जो बड़े-बड़े गर्त होते हैं, उनमें स्थित हैं। यानी महासागर जितने भी आपको दिखाई देते हैं, चाहे वो प्रशांत महासागर है, चाहे वो अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर हो गया,
दक्षिणी महासागर हो गया या आर्कटिक महासागर हो गया, ये सारे नाम जो है पृथ्वी के महासागरीय भाग को दिए गए हैं। तो ये जितने भी महासागर हैं, ये पृथ्वी की बाहरी परत में स्थित हैं और बड़ी बड़ी गर्तें हैं जिनमें पानी भरा है, और उन्हीं को हमने महासागरों का नाम दे दिया है। महासागरीय अधस्तल जो होता है, उसका प्रमुख हिस्सा समुद्र तल से नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। ठीक है, समुद्र तल से नीचे 3 से 6 किलोमीटर, यानी पानी की गहराई में आप जाएंगे 3000 मीटर से 6000 मीटर, या 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर की गहराई के बीच में जो मुख्य रूप से भाग है महासागरीय अधस्तल का, वो मिलता है। ठीक है, तो आपसे पूछते हैं कि महासागरीय अधस्तल का प्रमुख हिस्सा समुद्र तल से कितना नीचे या किस रेंज के बीच में पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे 3 से 6 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। महासागरों की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, सबसे गहरे गर्त, सबसे बड़े मैदान होने के कारण ये ऊबड़ खाबड़ होते हैं। यहाँ यह बड़ी रोचक सी बात है कि जैसे आप देखते होंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि महासागर के अंदर ऐसे ऐसे पर्वत श्रृंखलाएं या ऐसी ऐसी चोटियां मौजूद हैं जो वर्तमान में आपकी भूपरपटी पर जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं उनसे भी ज्यादा ऊंची हैं। ठीक है, तो महासागरों की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, सबसे गहरे गर्त मतलब गड्ढे या आप उसको खाई बोल सकते हैं, सबसे बड़े मैदान होने के कारण, क्योंकि यह उच्चावच है, एक जैसा तल नहीं होता है पानी के अंदर। जो आप देखते होंगे जो तल है उसका, वो एक जैसा आपको नहीं मिलेगा। उसमें भी आपको जो है वैरायटी देखने को मिलेगी, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, विभिन्नता देखने को मिलेगी। कहीं पर मैदान हो सकता है, कहीं पर द्वीप हो सकते हैं छोटे छोटे। ठीक है, कहीं पर ऊंची ऊंची जो है पर्वत चोटियां हो सकती हैं, कहीं पर गर्त हो सकती है नीचे की तरफ। तो इस तरीके से अलग अलग आकृतियां होने के कारण महासागर का जो अधःस्थल है वो उबड़ खाबड़ होता है। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। महासागरीय अधःस्थल जो होता है इसका विभाजन किन किन चीजों में किया जाता है, या कौन कौन सी चीजें महासागरीय अधःस्थल में आपको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले एक टर्म आता है, अब यहाँ से जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, इसको आप याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं कि जैसे महाद्वीपीय शेल्फ हम पढ़ेंगे, तो महाद्वीपीय शेल्फ हम पढ़ रहे हैं, तो महाद्वीपीय शेल्फ का कोई एग्जाम्पल आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो इन एग्जाम्पल्स को आप बड़े ध्यान से देखें। या आप यहाँ से नहीं पढ़ें तो आपके पास एनसीईआरटी जरूर होगी। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भूगोल के लिए एनसीईआरटी को आप नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। तो एनसीईआरटी अगर आपके पास होगी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से पढ़ें। आपके पास अगर एनसीईआरटी है, बेशक आपके पास भूगोल की कोई भी किताब हो, कितनी भी अच्छी किताब हो या किसी भी राइटर की किताब हो, लेकिन आप एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की जो किताबें हैं अगर इनको आप स्किप करते हैं या इनको नहीं पढ़ते हैं, तो मैं, ये मेरा व्यक्तिगत मत हो सकता है आप कुछ अलग सोचते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आप भूगोल की एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, आप भूगोल को समझ ही नहीं सकते। और भूगोल के बारे में वो जो गहराई है ना, डीप जाने का बात जिसको कहते हैं हम, वो आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो महाद्वीपीय सेल्फ यहाँ पे हम पढ़ेंगे। महाद्वीपीय सेल्फ के बारे में देखेंगे कि उथले समुद्र और खाड़ियों से घिरा समुद्र का सबसे उथला भाग जो होता है वो महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। इसको अगर मैं अपने शब्दों में आपसे कहूँ, तो महाद्वीपीय शेल्फ क्या है, यानी जैसे ये धरातल हो गया आपका, और यहाँ से ये समुद्र स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यानी आप जैसे मान के चलिए आप चेन्नई गए हैं, चेन्नई गए हैं तो आप धरातल पे होके ही चेन्नई जाएंगे। ठीक है, अब चेन्नई आप पहुंच गए तो धरातल जहाँ पर अंत होता है, ठीक है, जहाँ पर भूमि का अंत होगा वहां से समुद्र स्टार्ट हो जाता है। तो ये मान के चलिए आप यहाँ से जा रहे हैं और ये यहाँ तक धरातल है, और यहाँ से आगे बीच आ गया आपका, और बीच पे से आपका ये समुद्र स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, जब आप किसी बीच पर जाएंगे, जब आप किसी जो दो बीच समुद्र तट होते हैं उस तट पर पहुंचेंगे, तो जो भूमि से सटा हुआ हिस्सा होता है, जहां से समुद्र प्रारंभ हो रहा है, वो भाग जो है वो बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता है। वो बहुत ज्यादा उसमें गहराई आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी जो उसका तट होगा या उसका जो पानी होगा समुद्र का, वो कैसा होगा, उथला होगा। ठीक है, और खाड़ियों से घिरा हुआ समुद्र का सबसे जो उथला हिस्सा होता है, या दूसरे शब्दों में ऐसे कहें कि आपके महाद्वीप के हिस्से से या भूमि के हिस्से से सटा हुआ जो समुद्र का भाग होता है, उसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वह उथला समुद्र के रूप में जाना जाता है। और वही हिस्सा, ठीक है, वही हिस्सा उस भूमि से जुड़ा हुआ समुद्र का वही हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, आपका महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। और इस महाद्वीपीय शेल्फ की जो है
आगे चल कर के बहुत ढाल जो है वो तीव्र हो जाती है, और इसकी जो औसत चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे, लगभग 80 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है? जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये जो डायग्राम एनसीईआरटी का बना हुआ है, इसमें आप देखेंगे यहाँ से जैसे ये महाद्वीपीय शेल्फ भाग है, यहाँ से जा रहे हैं, ये थोड़ी-सी कम गहराई है। फिर एकदम यहाँ से आपको बिल्कुल गहराई मिलेगी। मतलब ये जो हिस्सा है, इतना-इतना, इतना-इतना जो ऊपर का हिस्सा है, ये हिस्सा जो है किससे जुड़ा हुआ है? ये भूमि से जुड़ा हुआ है। इसकी गहराई आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है? तो इसका एक उदाहरण है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कि साइबेरियन शेल्फ, जो कि कहाँ पे है? आर्कटिक महासागर में। ये विश्व में सबसे बड़ा शेल्फ जो है माना जाता है। इसकी औसत चौड़ाई अगर बात करी जाए तो लगभग 1500 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। ठीक है? और महाद्वीपीय शेल्फ जो होते हैं, ये जीवाश्म ईंधन के बहुत बड़े स्रोत होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था कि जो तेल क्षेत्र हैं, भारत के तेल क्षेत्रों की बात की जाए या विश्व के किसी भी देश के तेल क्षेत्रों की बात की जाए, तो जो तटीय क्षेत्र होते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, वो जीवाश्म ईंधन के बड़े स्रोत माने जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कच्चा तेल जो निकाला जाता है जनरली, ऐसा नहीं है कि बीच समुद्र में जाकर के, जैसे आप जाएं जैसे प्रशांत महासागर में आप गए, तो प्रशांत महासागर के बिल्कुल मिड पॉइंट पर आप पहुंचे हैं, बिल्कुल बीचों बीच में, वहां से आप तेल निकाल रहे हैं, या वहां पर आप कूप भेदन कर रहे हैं, या वहां से कच्चा तेल निकाला जाता है, जिससे आपकी पेट्रोलियम वगैरह या जो भी गैसेस वगैरह होती हैं, एलपीजी वगैरह होती है, वो निकाली जा रही है। तो ये बिल्कुल बीच में जाकर के नहीं होती हैं सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें तटीय क्षेत्रों में होंगी। जैसे मुंबई हाई इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ठीक है? मुंबई हाई या बॉम्बे हाई, कुछ भी इसको आप कहें। बॉम्बे हाई जो है, इसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। ये अपतटीय क्षेत्र है, मतलब तट तट से लगा हुआ क्षेत्र है, और जो कि भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र के रूप में ये जाना जाता है। तो यहाँ से एक कथन के रूप में, या कह सकते हैं स्टेटमेंट के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है, कि आपसे पूछा जाए कि जीवाश्म ईंधन, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन के प्रमुख क्षेत्र कौन से होते हैं? तो महाद्वीपीय ढाल दे दिया, गंभीर सागरीय मैदान दे दिया, या आपसे महाद्वीपीय शेल्फ का ऑप्शन दे दिया। तो आपको पता होगा तो आप इजीली इसको लगा सकते हैं कि जो महाद्वीपीय शेल्फ होती हैं, जो भूमि से सटा हुआ समुद्र का एरिया होता है, तटीय क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ पर जीवाश्म ईंधन के वो बहुत बड़े सोर्स होते हैं, और कच्चे तेल वगैरह जो भी है जो है वहाँ से निकाला जाता है। इसके बाद में महाद्वीपीय ढाल। तो जैसे महाद्वीपीय शेल्फ आपकी समझ में आ गई, तो यहाँ से इजीली हम समझ सकते हैं कि महाद्वीपीय ढाल क्या है। यानी जमीन से सटा हुआ या धरातल से सटा हुआ समुद्र का हिस्सा, जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है, वो महाद्वीपीय शेल्फ है। तो ये मान लीजिए कि यहाँ से हल्की हल्की गहराई हो सकती है, यहाँ तक इतना गहरा हो सकता है। फिर अचानक से एक आगे, जैसे जैसे हम महाद्वीपीय शेल्फ में आगे बढ़ते चले जाएंगे, अचानक से बहुत ज़्यादा गहराई देखने को मिलेगी समुद्र के नीचे की तरफ। ठीक है? मैं डार्क कर रहा हूँ, इस हिस्से को समझने का कोशिश करें, कि तट से लगा हुआ समुद्र का हिस्सा, जिसकी गहराई बहुत ज्यादा नहीं होती, धीरे धीरे गहराई नीचे बढ़ती है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से एकदम नीचे की तरफ गहराई बढ़ती चली जाती है। तो ये क्या है कि एक स्लोप हो गया, एक ढाल हो गई जो आपको दिखाई दे रही है एकदम नीचे की तरफ। इस वाले इसमें भी आप देख रहे होंगे, जैसे यहाँ से देखेंगे थोड़ी थोड़ी नीचे की तरफ ये आकृति जा रही है, फिर अचानक से नीचे की तरफ आप देखेंगे एकदम ढाल है नीचे की तरफ। ठीक है? तो ये जो है, ये महाद्वीपीय ढाल कहलाती है। महाद्वीपीय बेशन और महाद्वीपीय सेल्फ को जोड़ने वाला हिस्सा जो है महाद्वीपीय ढाल कहलाता है। इसकी गहराई अगर बात करें तो 200 से 3000 मीटर तक गहरी हो सकती है, और इसमें बहुत जो है बड़ी बड़ी कैनियन होती हैं। कैनियन को गंभीर खड्ड या गड्ढे के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ आपको जो है महासागरीय अधस्थल में दिखाई देंगी। ठीक है? इसके बाद में गंभीर सागरीय मैदान, महासागरीय बेसिनों में मंद ढाल वाले क्षेत्र। अब जैसे एक तो आपने यहाँ पे पढ़ा महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय ढाल हो गया। महाद्वीपीय ढाल का मतलब है एकदम से जो महाद्वीपीय शेल्फ है उससे सटा हुआ वह हिस्सा जहाँ पर एकदम गहराई समुद्र की बढ़ जाती है नीचे की तरफ, वो महासागरीय महासागरीय ढाल कहलाता है। और गंभीर सागरीय मैदान वो होता है कि ये महासागरीय बेसिनों में होते हैं, और ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी ढाल जो है वो थोड़ी कम होती है। ढाल जो है वो कैसी होती है? कम होती है। जैसे हम नीचे पहुंच गए अधस्थली में, देखिए यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल समुद्र के अंदर वाला हिस्सा दिखाया जा रहा है आपको। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसकी जो ढाल है, देखिए बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है। ठीक है? ये ढाल आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा। ढाल का मतलब है नीचे की तरफ जो है स्लोप, एक तरह से आप समझ पा रहे हैं। ये ढाल देखिए तो बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं है। और इसके विपरीत हमने यहाँ पे देखा था, तो ये ढाल जो है बहुत तीव्र थी, नीचे की तरफ एकदम से आई थी। ठीक है? और यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको ढाल जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम तीव्र दिखाई नहीं देगा। तो ये जो है कैसा है? महासागरीय बेसिनों वाला हिस्सा है, और ढाल जो है इसकी बहुत तीव्र नहीं होती है, मंद ढाल होती है। महीन कणों वाले अवसाद जो है, ठीक है,
वो यहाँ पर पाए जाते हैं गंभीर सागरीय मैदानों में, यानी सागर के जो मैदान वाले क्षेत्र हैं, गंभीर सागरीय मैदान जिनको कहते हैं, यहाँ पे महीन कणों वाले अवसाद पाए जाते हैं। और अगर इन मैदानों की बात करें तो इनके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये जो मैदान है, गंभीर सागरीय मैदानों की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे मैदान हैं, ये विश्व के सबसे चिकने और सपाट भाग हैं। चिकने और सपाट भाग होने का क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर आप पहले ही देख रहे हैं कि इनका जो निर्माण हुआ है, या इन स्थानों पर जो चीजें पाई जाती हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो अवसाद हैं, अवसादों में बहुत महीन कणों वाली मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलती है। और मिट्टी के कण जितने महीन होंगे, जितने छोटे होंगे, वह क्षेत्र उतना ही चिकना होगा। वह क्षेत्र कैसा होगा? उतना ही चिकना होगा। एक तरह से रपटन टाइप की वहां पर आपको दिखाई देगी। तो ये विश्व के सबसे चिकने और सपाट भाग इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर महीन कणों वाले अवसाद पाए जाएंगे। मिट्टी के जितने मोटे कण या अवसादों के जितने मोटे कण होंगे, वह जगह उतनी ही कैसी होगी? खुरदरी टाइप की होगी। ठीक है। और जितने महीन कण होंगे, वह जगह उतनी ही ज्यादा कैसी होगी? चिकनी होगी। ये गंभीर सागरीय जो मैदान है, महासागरीय अधस्थल में 3000 से 6000 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं। इसके बाद में आती है महासागरीय गर्त। ठीक है। गर्त मतलब गड्ढा, आप समझ सकते हैं जनरली। तो गर्त का मतलब है महासागरों के सबसे गहरे भाग। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके प्रीलिम्स के लिए बन सकता है कि अगर आपको इनमें से जैसे महासागरीय गर्त पूछ लिया, या महासागरीय ढाल पूछ लिया, या गंभीर सागरीय मैदान पूछ लिया, और आपसे ये पूछा गया कि निम्न में से कौन से क्षेत्र विश्व के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी एवं तीव्र भूकंप वाले क्षेत्र हैं, तो महासागरीय गर्त। यहाँ पर जैसे अधस्थल में हम जाते हैं समुद्र तल पर, समुद्र के अंदर जो अधस्थल होता है समुद्र तट, समुद्र का, उसमें जो सबसे गहरी खाइयां होती हैं, सबसे गहरे जो खड्ड होते हैं, सबसे गहरे जो भाग होते हैं, वो वहां पर क्या होता है? सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब ऐसे ज्वालामुखी जो कभी भी जो है फट सकते हैं, या कभी भी उनमें से लावा का उद्गार हो सकता है। तो वो सक्रिय ज्वालामुखी भी महासागरीय गर्तों में पाए जाते हैं। और यहाँ पर भूकंप भी जो है आए दिन आते रहते हैं। तो ये जो महासागरीय गर्त होती हैं, ये सक्रिय ज्वालामुखी और प्रगल भूकंप के क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है। अभी तक जैसे खोजी हुई गर्तों की संख्या की बात करें, तो एनसीईआरटी ये बताती है कि अब तक कुल 57 गर्तें खोजी गई हैं, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में है, 19 अटलांटिक महासागर में है, और 6 जो है वो हिंद महासागर में है। तो यहाँ से आप समझेंगे, इन तीनों में से आपको क्या समझ में आया कि जैसे सबसे ज्यादा गर्तें प्रशांत महासागर में, दूसरे स्थान पर अटलांटिक महासागर में, तीसरे स्थान पर हिंद महासागर में। तो एक चीज यहाँ से क्लियर हो गई कि सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी और प्रगल भूकंप वाले क्षेत्र जो है, वो कहाँ पे होंगे? आपके प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में होंगे, या प्रशांत महासागर में जो भी गर्तें होंगी वहां पे होंगे। ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। और भी कुछ छोटी छोटी आकृतियां होती हैं, जैसे मध्य महासागरीय कटक। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक क्या होता है? पर्वतों की दो श्रृंखलाएं जो होती हैं, उनसे बनी तथा विशाल अवनमन द्वारा एक दूसरे से अलग की गई आकृति। अवनमन का मतलब होता है झुकाव नीचे की तरफ। ठीक है। जो स्लोप की बात मैं कर रहा था। ठीक है। इस तरीके से, तो पर्वतों की दो श्रृंखलाओं से बनी। ठीक है। पर्वतों की जो दो श्रृंखलाएं हो गई। ठीक है। पर्वतों की दो श्रृंखलाओं से बनी तथा विशाल अवनमन द्वारा, ये अवनमन हो गया, अवनमन हो गया नीचे की तरफ झुकाव। अवनमन से बनी आकृति जो होती है बीच वाली, वो होती है मध्य महासागरीय कटक। ठीक है। ये पानी के अंदर की बात हो रही है, समुद्र के अंदर की बात हो रही है। पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई जिनके द्वारा मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है, वो जो है 2500 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं। ठीक है। और कुछ समुद्री सतह सतह तक भी पहुंच जाती हैं, जैसे आइसलैंड। ठीक है। आइसलैंड जो द्वीप है, वो उसकी जो ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देता है, तो वो जनरली हम समझते हैं ये कोई आइलैंड है या कोई द्वीप है। दरअसल में वो आइसलैंड वाला क्षेत्र है, वो क्या है? वो समुद्र के अंदर नीचे से अधः स्थल से जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, तो उनकी जो चोटी वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है। जैसे आप देखेंगे आइसलैंड का, अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे ये पानी हो गया आपका। ठीक है। वो मैं आपको थोड़ा सा अच्छा डायग्राम इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं उंगली से जो है मोबाइल की स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सा समस्या हो, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। जैसे मान के लिए यहाँ से कोई पर्वत श्रृंखला है नीचे, ये महासागर का अधस्थल हो गया नीचे, ये महासागर की या समुद्र की तली हो गई। अब यहाँ से कोई पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। यहाँ से कोई पर्वत श्रृंखला है, ऐसे करके जा रही है ऊपर, ऐसे करके, और ये इसका ऊपर वाला हिस्सा निकल आया। यहाँ तक क्या है? आपका जल हो गया। ठीक है। तो ये तो डूबे हुए क्षेत्र हो गए, निमग्न, इनको श्रृंखला बोल सकते हैं, निमग्न द्वीप बोल सकते हैं। अब आइसलैंड, आइसलैंड की बात हो रही है, आइसलैंड की बात हो रही है, तो ये जो है पानी से ऊपर निकला हुआ इसका हिस्सा है। ये हिस्सा जो है इसका, जो है पानी से ऊपर निकला हुआ है। तो इसको हम वर्तमान में जैसे हम देखते हैं, तो हम अंदर तो जा नहीं रहे समुद्र के,
तो हम ऊपर की ऊपर वाला हिस्सा ही हमको दिखाई देता है, तो इसको हम द्वीप दे देते हैं नाम इसका, आइसलैंड इसका नाम हमने रख दिया। तो आइसलैंड ये हो गया। तो आइसलैंड का जो ऊपर वाला हिस्सा आपको, यानी जो हमें द्वीप के रूप में दिखाई देता है, दरअसल वो नीचे जो महासागरीय अधस्थल से उठती हुई जो चोटियां हैं या पर्वत श्रृंखलाएं, उनके ऊपरी हिस्से के रूप में इसको देखा जाता है। ठीक है, तो यही यह बात कह रहा है कि कुछ समुद्री सतह तक भी पहुंच जाती हैं, और उसका उदाहरण क्या है, आइसलैंड जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, समुद्री टीला, महासागरों की सतह के नीचे, महासागरों की सतह के नीचे नुकीले शिखरों वाले पर्वत जो हैं, वो समुद्री टीले कहलाते हैं। और समुद्री टीले किससे उत्पन्न होते हैं, ये आप याद रखेंगे, ज्वालामुखी से उत्पन्न होते हैं। इनकी ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर तक हो सकती है। और समुद्री टीले का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एम्परेर। और ये एम्परेर जो है, ये क्या है, प्रशांत महासागर में स्थित है। और हवाई द्वीप समूह का नाम आपने सुना होगा, ये उन्हीं के विस्तार के रूप में जाना जाता है, एम्परेर जो समुद्री टीला है। ठीक है, सबसे सपाट जलमग्न कैनियन जो है, ये क्या होती हैं, ये गहरी घाटियां होती हैं समुद्र के अंदर। और इसका एग्जाम्पल जो है हडसन की खाड़ी, या हड कैनियन मतलब खाड़ी आप समझेंगे। ठीक है, तो जो है हडसन कैनियन जो है इसका सबसे इम्पोर्टेंट है। निमग्न द्वीप, मतलब निमग्न का मतलब है डूबा हुआ, पानी से डूबा हुआ या पानी के अंदर कोई ऐसा द्वीप, जो ऐसा कोई ऐसा द्वीप जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, वो निमग्न द्वीप कहलाएगा। तो ये चपटे शिखर वाले समुद्री टीले होते हैं। और प्रशांत महासागर में लगभग 10,000 से ज्यादा निमग्न द्वीप जो है उपस्थित हैं, ये आप याद रखेंगे। प्रवाल द्वीपों की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय महासागरों में जो है ये पाए जाते हैं प्रवाल द्वीप। ठीक है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि प्रवाल द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, तो ये उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। महासागरीय जल का तापमान और इस तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो महासागरीय जल के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें ये चार जो इसके फैक्टर हैं, इनको आप याद रखेंगे। अक्षांश का बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है महासागरीय जल के तापमान पर। इसके अलावा जल एवं स्थल का असमान वितरण, इसके अलावा सनातन पवनें जो होती हैं, और महासागरीय धाराएं, ये सारी चीजें जो है महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करती हैं। जैसे आप देखेंगे अक्षांश किस तरीके से प्रभावित करता है महासागरीय जल के तापमान को, तो उसमें देखेंगे आप विषुवत वृत्त से, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, विषुवत वृत्त से, ये विषुवत वृत्त हो गया। और इससे जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ, या फिर विषुवत वृत्त से नीचे की तरफ, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे कैसा होने लगता है, कम होने लगता है। इसके अलावा जल एवं स्थल का असमान वितरण, जल और स्थल का असमान वितरण, आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध के महासागर स्थल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और स्थल से जुड़े होने के कारण ये अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि जल की अपेक्षा जो स्थल होता है वो जल्दी गर्म होता है। और जब स्थल गर्म होगा तो उसका प्रभाव जो है, उसके टेम्परेचर का प्रभाव भी महासागरीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ से एक चीज भी है, जैसे अगर हम पूरे वर्ल्ड को दो भागों में बांटें, तो आप देखेंगे उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है, जैसे ये विषुवत वृत्त अगर मैंने, जैसे यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा अगर मैं खींचूं, जैसे ये मान लीजिए ग्लोब है, ये मैंने विषुवत वृत्त खींच दिया, तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो आप अगर ग्लोब पर देखें, या फिर वर्ल्ड का मैप अगर आपके पास हो, तो वहां पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि विषुवत वृत्त से ऊपर जो उत्तरी ध्रुव वाला हिस्सा है, यहाँ पर स्थल जो है दक्षिणी ध्रुव की अपेक्षा ज्यादा है। यहाँ पर ज्यादा स्थल भाग आपको दिखाई देता है। और जब स्थल भाग ज्यादा होगा तो जनरल सी बात है कि वो स्थल जो है जल की अपेक्षा ज्यादा गर्म होता है। ये एक इसका गुण मान सकते हैं आपके, स्थल जो है वो जल की अपेक्षा ज्यादा गर्म होता है, या जल्दी जल्दी से गर्म होता है। तो इस वजह से उत्तरी गोलार्ध के महासागर जो हैं वो स्थल से जुड़े हुए हैं, और स्थल से जुड़े होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा ये बहुत जल्दी गर्म होते हैं, या ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त करते हैं, टेम्परेचर प्राप्त करते हैं। सनातनी पवनें जो होती हैं, ये सतही गर्म जल को तट से दूर रखती हैं। ठीक है, यानी पवनों के प्रभाव के कारण सतह पर जो गर्म जल होता है वो तट से दूर चला जाता है, और ठंडा जल जो होता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, महासागरीय धाराओं की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। जब हम जलवायु पढ़ रहे थे तब हमने वहां पे सारी चीजें देखी हैं। 11th क्लास की जो फर्स्ट बुक थी, जिसमें हमने पढ़ा था भौतिक पर्यावरण के विषय में, तो सारी सारी चीज़ें ये हमने पढ़ी हैं। गल्फ स्ट्रीम क्या होती है, लेब्राडोर की धारा, और आपकी जो भी पवनें वगैरह, सनातनी पवनें, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी हैं। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिमी तट का जो तापमान है वो बढ़ा देती है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं हैं। ठीक है, लेब्राडोर जो है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट का तापमान कम कर देती है, क्योंकि ये क्या है, ये ठंडी धारा है। जिस स्थान पर गर्म धाराएं होंगी तो वहाँ का तापमान ऑब्वियसली जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जहाँ पर ठंडी जलधाराएं होंगी वहां पर ऑब्वियसली तापमान जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, कम हो जाएगा। तापमान का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण अगर हम देखें, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जल के कुल आयतन का लगभग 90%
जो है वो गहरे महासागर में पाया जाता है, और थर्मोक्लाइन के नीचे। थर्मोक्लाइन क्या होता है? थर्मोक्लाइन है यह एक ऐसा कह सकते हैं बाउंड्री लाइन है, या ऐसा एक सीमा क्षेत्र है जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है। यानी महासागर का एक हिस्सा, जैसे आप देखेंगे एक जगह पर आपको नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे या जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तो एकदम से जो है तापमान जो है गिरता चला जाएगा, एकदम से तीव्र गिरावट जो है तापमान में अ, देखने को मिलेगी। तो वह सीमा क्षेत्र या वह बाउंड्री जहां से तापमान में एकदम तीव्र गिरावट आपको देखने को महसूस हो रही है, वो थर्मोक्लाइन है। महासागरीय जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का ताप अगर बात करी जाए तो दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों से ज्यादा रहता है। अभी ये फैक्ट हमने बताया था। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भूमि ज्यादा है, स्थल भूमि जल की अपेक्षा ज्यादा गर्म होती है या ज्यादा जल्दी से गर्म होती है, इस वजह से उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान जो है वो ज्यादा रहता है कंपेरेटिवली दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों से। तो अगर एक आइडिया लगाया जाए तो लगभग 19 डिग्री सेल्सियस जो है उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का टेम्परेचर रहता है, और 16 डिग्री सेल्सियस जो है वो दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों का टेम्परेचर रहता है। महासागरीय जल की लवणता देखते हैं, ठीक है। यहाँ से फैक्ट जो है आना ही आना है, और हर साल लगभग एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है लवणता से जुड़ा हुआ। सबसे पहले जानते हैं कि लवणता होती क्या है। समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा। लवणता क्या है? नमक की मात्रा जो समुद्री जल में घुला हुआ है। और इसको मापन कैसे किया जाता है? प्रति 1000 ग्राम जल में, ठीक है, प्रति 1000 ग्राम जल में लगभग 1 लीटर जल में जो नमक की मात्रा होती है वो लवणता होती है, ठीक है। खारे जल के सीमांकन की उच्च सीमा क्या है? 24.7%। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। मतलब इतना परसेंट अगर नमक की मात्रा पाई जा रही है 1000 ग्राम जल में, जैसे मान के चलिए, आपको और सिंपल तरीके से समझाऊं कि 1000 ग्राम जल में अगर 24.7 ग्राम नमक की मात्रा है तो ये खारे जल के सीमांकन की उच्च सीमा मानी जाएगी। अब महासागरीय जो लवणता होती है या महासागर में जो नमक की मात्रा होती है उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन से हैं? देखिए, इसका जो लवणता है इस पर प्रभाव पड़ता है, एक बहुत कह सकते हैं ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वाष्पीकरण और वर्षण का। वाष्पीकृत होना और वर्षा की मात्रा का महासागरीय लवणता पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दूसरा के तटीय क्षेत्र की लवणता देखेंगे, जैसे ताजा नदी होती है, ताजा नदी का जल हो गया, या ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघलने से जो है निर्धारित होता है। तटीय क्षेत्र में क्योंकि जैसे आप देखेंगे ग्लेशियर से जो हिमानी वगैरह जैसे बर्फ की झीलें होती हैं, जमी हुई बर्फ होती है, वो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, पिघलने लग जाती है। और जब पिघलने लगेगा पानी, तो वो पानी महासागर के बीचों बीच में नहीं चला जाएगा एकदम से। वो कहाँ जाएगा? तटों से ही तो समुद्र में मिलेगा। तो तटीय क्षेत्र की लवणता जो होती है, अगर आप देखेंगे बीच वाले पोर्शन की अपेक्षा, समुद्र के बीच वाले पोर्शन की अपेक्षा तटीय क्षेत्र की लवणता थोड़ी सी कम जो है वो आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर जो ग्लेशियर वगैरह हैं या नदियां जो हैं वो ताजा पानी जो है समुद्र में उसी स्थान पर मिलाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो लवणता है उसको वो प्रभावित करती हैं। इसके अलावा पवन द्वारा जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण भी जो है इसको प्रभावित करता है, और महासागरीय धाराएं तो इसको प्रभावित करती हैं। उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सबसे ज्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है, तो मृत सागर, जिसको डेड सी कहते हैं, 238% जहाँ पे लवणता देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा लवणता की बात करें तो वॉन झील, ठीक है, ग्रेट वॉन झील इसको कहा जाता है, ये टर्की में है। इसकी लवणता 330% है, और ग्रेट साल्ट झील इसकी लवणता जो है 220% है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। लवणता के क्षैतिज वितरण की बात करें, क्षैतिज वितरण, क्षैतिज वितरण का मतलब होता है जैसे ये महासागर हो गया आपका, ठीक है, ये महासागर हो गया, इस महासागर में ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब गहराई में जाने पर, ऊर्ध्वाधर लवणता का मतलब है कि अगर आप समुद्र में जैसे जैसे गहराई में चले जा रहे हैं तो ऊपरी सतह पर लवणता क्या है, फिर नीचे की तरफ लवणता क्या है, फिर और नीचे जाएंगे तो लवणता किस तरीके से बढ़ रही है घट रही है, उसका जब हम आकलन करते हैं तो वो ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया। अगर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ये समुद्र है, ठीक है, और इसमें हम लवणता का जो मापन कर रहे हैं वो क्षैतिज रूप में कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि क्षैतिज रूप में जो है लवणता किस तरीके से, तो उसको हम क्षैतिज वितरण के अंतर्गत रखेंगे। तो खुले महासागर की लवणता जो होती है वो लगभग 33% से 37% तक होती है। और चारों तरफ से घिरा हुआ कोई सागर है, जैसे लाल सागर जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसकी लवणता जो है वो 41% तक होती है। तो यहाँ से आप एक चीज समझे कि खुले महासागरों की लवणता चारों तरफ से घिरे हुए महासागरों की लवणता की अपेक्षा थोड़ी सी कम पाई जाती है। आर्कटिक और ज्वार नदमुख जो होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो 0 से
35% जो है लवणता देखने को मिलती है, यानी आपको 0% भी मिल जाएगी कहीं पर, और हाईएस्ट आपको 35% तक लवणता देखने को मिल जाएगी। और ये जो है इस पर प्रभाव रहता है मौसम का, मौसम के अनुसार इनकी लवणता जो है वो चेंज होती रहती है। इसके अलावा जो गर्म और शुष्क क्षेत्र हैं, जितने भी गर्म और शुष्क क्षेत्र होंगे, वहां पर क्या होगा, वाष्पीकरण की जो रेट होगी, वाष्पीकरण की जो दर होगी वो उच्च रहेगी। ठीक है, तब जितना ज्यादा वाष्पीकरण होता है पानी का, उसकी लवणता उतनी ज्यादा बढ़ती है। तो यहाँ से एक फैक्ट आप याद रखेंगे, वाष्पीकरण का प्रभाव क्या पड़ता है लवणता पर, कि वाष्पीकरण की दर उच्च होगी, वाष्पीकरण जितनी ज्यादा मात्रा में होगा, लवणता उतनी ही मात्रा में बढ़ती चली जाएगी। तो ये 70% तक होती है जो गर्म और शुष्क क्षेत्र है वहां पे। प्रशांत महासागर में लवणता में भिन्नता देखने को मिलती है, और इसका एक प्रमुख कारण यह है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, बड़ा आकार है, और इसका क्षेत्रीय विस्तार अधिक है। ठीक है, जैसे मान के चलिए, अगर मैं 100 ग्राम नमक एक गिलास पानी में डाल दूं, ठीक है, 100 ग्राम नमक एक बड़े गिलास पानी लेकर के 100 ग्राम नमक उसमें डाल दूं, तो उसकी लवणता आप देखेंगे या उसको टेस्ट करके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खारा उसको जो है टेस्ट महसूस होगा। और वही 100 ग्राम नमक जो है, मैं अगर एक बाल्टी पानी में डाल दूं, तो कहीं ना कहीं लवणता तो उसमें भी होगी, लेकिन उस गिलास के पानी की अपेक्षा उसमें कम होगी, क्योंकि उसका आकार बढ़ गया। ठीक है, पानी का मात्रा ज़्यादा हो गई, पानी का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। तो प्रशांत महासागर क्योंकि एक बहुत बड़ा महासागर है, सबसे ज़्यादा इसका विस्तृत क्षेत्र है, क्षेत्रीय विस्तार ज़्यादा है, आकार बड़ा है, तो इस वजह से इसकी लवणता में हमको भिन्नता देखने को मिलती है, कहीं पर आपको ज़्यादा मिलेगी, कहीं पर आपको कम मिलेगी। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता लगभग 36% है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट जो लवणता देखने को मिलती है वो 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच के जो क्षेत्र हैं, वहां पर आपको ज़्यादातर उच्चतम लवणता देखने को मिलेगी। बाल्टिक सागर में लवणता कम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक नदियों का पानी प्रवेश करता है, और मैंने आपको भी बताया था कि नदियों का पानी जिस जगह से समुद्र में प्रवेश कर रहा है, वहां पर लवणता में भिन्नता देखने को मिल जाती है। भूमध्य सागर, क्योंकि ये कहाँ है, विषुवत वृत्त के आसपास है। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर क्योंकि ये गर्म क्षेत्र है, और यहाँ पर वाष्पीकरण की दर कैसी रहती है, उच्च रहती है। तो वाष्पीकरण जब ज्यादा होगा तो लवणता बढ़ेगी, तो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे लवणता ज्यादा होती है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35% होती है, और अरब सागर की लवणता जो है हिंद महासागर से थोड़ी सी ज्यादा रहती है। लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सतह की लवणता जो होती है जल के बर्फ या वाष्प में बदल जाने से बढ़ती है। ठीक है, जल बर्फ में चेंज हुआ या जल का वाष्पीकरण हुआ, तो सतह की लवणता पर इसका प्रभाव पड़ता है। और गहराई, जब जैसे जैसे हम समुद्र की तली में जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, मैंने अभी बताया था ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ चलते जाएंगे तो गहराई में जो लवणता होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी जो लवणता होती है एक लेवल पर जाकर के कांस्टेंट हो जाती है, नियत हो जाती है। और गहराई में जैसे जैसे गहराई के साथ वृद्धि अगर हो रही है, ठीक है, अगर जैसे जैसे हम समुद्र में गहराई तक में जा रहे हैं नीचे की तरफ, और एकदम से लवणता बढ़ रही है, किसी क्षेत्र पर कोई ऐसा सीमा क्षेत्र आ गया जहां पर लवणता एकदम से बढ़ी है, तो उस क्षेत्र को बोलेंगे हम हेलोक्लाइन क्षेत्र। ठीक है, हेलोक्लाइन क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आप याद रखेंगे कि हेलोक्लाइन क्षेत्र वह क्षेत्र है जब हम समुद्र तल के मतलब सतह से नीचे की तरफ जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो वह सीमा क्षेत्र जहां पर एकदम से गहराई के साथ में लवणता की मात्रा में वृद्धि होती है, उस क्षेत्र को हम हेलोक्लाइन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और आशा करता हूँ यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से मिले होंगे, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी आपको यहाँ से मिली होगी। और इसमें अभी 3 चैप्टर्स और बचे हैं। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इसलिए हो गया था कि मैंने आपको बताया था, कम्युनिटी के माध्यम से मैंने पोस्ट डाल के आपको बताया था कि मुझे पहले जो मैं जहाँ पे रहता था रूम पे, वो मुझे चेंज करना पड़ा। कुछ ऐसे पर्सनल रीज़न थे, कुछ हो सकते हैं रीजंस, जिसकी वजह से मुझे कमरा चेंज करना पड़ा। अभी भी मैंने यहाँ पे बोर्ड जो है अपना सेटअप नहीं कर पाया हूँ, और संभवतः आज या कल में मैं अपना बोर्ड सेटअप कर लूँगा, लेकिन वीडियोस जो है आपको इस तरीके से या पीडीएफ फॉर्म में, ये जब तक तो मैं देता ही रहूँगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला था, और इस वजह से उसमें 2 दिन का डिले हो गया। बाकी नोट्स जो है कंप्लीट रखे हैं बने बनाए, और ज़्यादा नहीं, 10 से 15 दिन लूँगा मैं आपका लक्ष्मीकांत में, क्योंकि मेरा एक तरीका है कि आपको उतना नहीं पढ़ना है, आपको जो है कि विद्वान नहीं बनना है, आपको बस इतना पढ़ना है जिससे कि हमारा पेपर निकल जाए। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जो है लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा। और आज या कल में मैंने बताया आपको कि मैं अपना बोर्ड जो है सेटअप कर लूँगा, और मैं जो आपको पॉलिटी पढ़ाऊँगा तो वो इस तरीके से नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगा सारी चीज़ें अच्छी तरीके से। आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके या जो भी संभव हो सकेगा तरीका, उस तरीके से अपने नोट्स जो है तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, 10 से 15 दिन में जो है आपको
पॉलिटी वाला जो पोर्शन है वो पूरा करा दूंगा, जो जो एग्ज़ाम में आता है ज़रूरी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में फिर मॉडर्न हिस्ट्री लेंगे। तो बने रहिए और अपना सपोर्ट जो है बनाए रखिए, लेकिन आप क्लास के बाद में अपना जो है फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि किस तरीके से आपको यहाँ से बेनिफिट हो रहा है, क्या आपको लाभ यहाँ से मिल रहा है, ये चीज़ें आपके लिए कितनी कारगर साबित हो रही हैं। क्योंकि जब आप फीडबैक देते हैं या आपने जो भी विचार हैं वो साझा करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन टाइप का मिलता है, काम करने के लिए एक ऊर्जा जो है मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ही है, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो फिर काम तो मुझे करना ही करना है, लेकिन कहीं न कहीं एक मोटिवेशन की कमी हो जाती है। तो कभी-कभी थोड़ा-सा सबकी लाइफ में होता है ऐसा, मोटिवेशन डाउन सबकी लाइफ में होता है, उतार-चढ़ाव आते हैं। कभी-कभी आदमी जो है हताश महसूस करता है, हारा हुआ महसूस करता है। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन रेगुलरली मैं अपना काम करता रहूँगा, चाहे आप फीडबैक दें ना दें। लेकिन कोशिश ये करिए कि आप चाहे कैसे भी कर रहे हैं काम या आप देख रहे हैं, तो लेकिन आप देखने के बाद में जो फीडबैक जो होता है आपका, वो ज़रूर दीजिए, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।